तो आज हम देखने वाले हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या क्या होते हैं ये देखेंगे, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सीएसएस की जो ग्रुपिंग थी ना, इसके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था, जो कि ना बहुत सारे जो सिलेक्टर होते हैं ना, उनको उनका जो कॉम्बिनेशन बना के हम यूज करते हैं ना, वही ग्रुपिंग कहलाता है सीएसएस में। ग्रुप सिलेक्टर जो मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, तो वो वाला पार्ट आप जाके देख सकते हो, उसके अंदर मैंने बता दिया था। तो ये वाला टॉपिक इसलिए ये नहीं बताऊंगा, उस वाली फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर देख लेते हैं। एट्रीब्यूट सिलेक्टर भी हमारे सिलेक्टर की तरह ही होते हैं। जो हमारे एचटीएमएल में एलिमेंट होते हैं ना, उन सबको ना, उन सबकी स्टाइलिंग करने के लिए यहाँ पर सिलेक्टर का यूज किया जाता है। तो वही हमारे एट्रीब्यूट सिलेक्टर भी वही उन्हीं में आ गए। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट सिलेक्टर की मदद से जो एचटीएमएल में एलिमेंट होते हैं उनकी स्टाइलिंग करेंगे हम यहाँ पर। अवे टू स्टाइल एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर स्पेशल फीचर एट्रीब्यूट। ठीक है, यू कैन टारगेट एलिमेंट विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट की मदद से हम या तो कोई भी एलिमेंट है ना एचटीएमएल का, उसको ना स्टाइल दे सकते हैं हम यहाँ पर, या तो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट वैल्यू। तो जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है ना, उसकी मदद से भी दे सकते हैं। पार्ट्स ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू, तो जो एट्रीब्यूट की वैल्यू के जो पार्ट्स होते हैं ना, उनकी मदद से भी यहाँ पर ना हम ना जो एचटीएमएल के एलिमेंट होते हैं उनको स्टाइलिंग दे सकते हैं। दे गिव यू मोर कंट्रोल ओवर योर स्टाइल, मेकिंग योर डिजाइन मोर फ्लेक्सिबल एंड स्पेसिफिक। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको लिख के आ जाना। जो हमारे एट्रीब्यूट सिलेक्टर होते हैं ना, ये स्पेशल तरीके के सिलेक्टर ही होते हैं, जो कि ना हमारा जो एचटीएमएल में एलिमेंट होते हैं ना, उनकी स्टाइलिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, यही हो गए हमारे एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट सिलेक्टर हम देखने वाले हैं। सब में पहले टाइप ऑफ एट्रीब्यूट सिलेक्टर कौन कौन से हैं। तो सब में फर्स्ट जो है हमारा एट्रीब्यूट की मदद से डायरेक्ट एट्रीब्यूट का नेम देंगे, उसकी मदद से यहाँ पर ना हम ना उस एचटीएमएल के एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी हमें स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। सिलेक्ट एलिमेंट दैट हैव द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट। तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। फिर ये देख सकते हो, ये जो हमारा टारगेट है, टारगेट क्या है हमारा, एक एट्रीब्यूट है। तो उसे इस तरीके से लिखेंगे, टारगेट हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट है। एंकर टैग की अगर हमें स्टाइलिंग करनी है ना, यहाँ पर टारगेट इस तरीके से एट्रीब्यूट लिखेंगे, और उसके बाद ना उसकी स्टाइलिंग के लिए यहाँ पर जैसे कि हमने कलर यूज कर रखा है, तो इस तरीके से हम दे देंगे। ये एक तरीके का सिलेक्टर ही है, यहाँ पर सिलेक्टर का यूज किया जाता है एचटीएमएल की जो एलिमेंट होते हैं उनकी स्टाइलिंग के लिए। तो इस तरीके से एंकर टैग को हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये स्टाइल। और एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू, तो इसको किस तरीके से यूज करते हैं, सिलेक्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट एंड एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पर ना हम ना एट्रीब्यूट की एग्जैक्ट वैल्यू और एट्रीब्यूट के नेम के थ्रू जो हमारा एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करते हैं, उसकी स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से, जैसे कि टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो ये वाला जो है ना, ये वाला हम सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू ले रखी है हमने, टेक्स्ट टाइप की क्या है, और टाइप हमारा एक एट्रीब्यूट है। तो इस वाला जो एलिमेंट है ना इनपुट, इसका जो बॉर्डर है 1 पिक्सल सॉलिड इस कलर का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर कोड देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहीं पर समझा दिया सब कुछ। ठीक है, और एट्रीब्यूट इस तरीके से, ये वाला हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है ना, ये किस तरीके से वर्क करता है, सिलेक्ट एलिमेंट्स हुज एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेन द स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग। तो ये जो है ना, ये वाला जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है ना, अगर उसकी ना जो वैल्यू में इस तरीके की कोई भी सब स्ट्रिंग आ रही है टूल टिप नाम की, तो वो क्या करेगा, उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो आप। यहाँ पर टाइटल इस तरीके से एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे और फिर स्टार लगाएंगे। उसके बाद ना जो हमारी वैल्यू होती है उसके अंदर जो भी सब स्ट्रिंग आ रही है ना, उसको लिख देंगे। और इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर कोई भी स्टाइलिंग लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, इस तरीके से लग जाएगा। तो आप इस तरीके से इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा फोर्थ जो है एट्रीब्यूट लिखेंगे, फिर ये वाला जो सिंबल है ये लगाएंगे इक्वल टू जो हमारी वैल्यू, अगर वैल्यू इस वैल्यू से स्टार्ट हो रही है, जो भी यहाँ पर वैल्यू देंगे, तो वो जो है ना, वो वाली एलिमेंट की ना हम स्टाइलिंग इस तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं अब इसको, सिलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू बिगिन विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। देख सकते हो जैसे कि हमारा ये एट्रीब्यूट है href। ठीक है, इसके अंदर ना ये वाली वैल्यू अगर इससे https दे रखा है, अगर ये वाली वैल्यू इससे स्टार्ट हो रही है, तो ये क्या कर देगा, इस वाले एलिमेंट की स्टाइलिंग कर देगा। इस तरीके से इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करता है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट अगर हमारा 5 इसी तरीके से होगा, अगर एंड हो रही है इस वैल्यू से, अगर एंड हो रही है, यहाँ पर डॉलर का साइन लगाएंगे, इस वैल्यू से एंड हो रही है, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू एंड विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, अगर इस वैल्यू से एंड हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली स्टाइलिंग उस एलिमेंट पे लगा देंगे। तो ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं जेपीजी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर स्टाइलिंग लग जाएगी। तो यही होता है हमारा, बस यही था हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर, जो कि इस तरीके से वर्क करते हैं। आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अगर ना
हमारा समय पहले तो एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, एसआर से एट्रीब्यूट का नाम है, फिर डॉलर लगाएंगे। अगर ये वाली वैल्यू ना इससे एंड हो रही है डॉट जेपीजी से, तो उस वाले एलिमेंट पे ये स्टाइलिंग लग जाएगी। तो यही होते हैं हमारे एट्रीब्यूट सिलेक्टर, जो मैंने बता दिए। अलाइन इन सीएसएस देखते हैं, अलाइन इन सीएसएस क्या होते हैं। तो इनका यूज भी ना, जैसे कि हमारा ना जो भी एलिमेंट होते हैं ना, उनको पोजिशनिंग करने के लिए यहाँ पर इनका भी यूज किया जाता है। इन सीएसएस अलाइनमेंट रेफर टू द पोजिशनिंग ऑफ एलिमेंट और कंटेंट विद देयर कंटेनर, ठीक है। दीज आर वेरियस टेक्निक टू अलाइन एलिमेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट, vertical alignment and layout alignment यूजिंग मॉडर्न सीएसएस मेथड लाइक फ्लैग बॉक्स एंड ग्रिड। तो इस तरीके से अलाइनमेंट देखने वाले, अलाइनमेंट किस तरीके से होती है। तो अलाइनमेंट का यूज जो होता है ना, वो ना हमारा जो एलिमेंट होते हैं ना एचटीएमएल के, उनको पोजीशनिंग करने के लिए इनका भी यूज किया जाता है। उसको किस जगह दिखाना है, उसको सेंटर में दिखाना है, लेफ्ट में दिखाना, राइट में दिखाना, कहाँ दिखाना, ऊपर दिखाना, नीचे दिखाना, इसी तरीके से अलाइन का भी यूज किया जाता है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में देखते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है हमारी, जो टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है हमारी, वो देखते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट पोजीशन टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली विद इन इट्स कंटेनर। तो इनका इस तरीके से यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा ये हो गई हमारी विंडो हो गई, ठीक है, ब्राउजर की विंडो हो गई। जैसे ये हमारा कंटेनर हो गया, इसके अंदर कोई टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट है, तो इसको हॉरिजॉन्टल वे में किस जगह दिखाना है, ये हॉरिजॉन्टल वे हो गया, आपको यहाँ दिखाना है, स्टार्टिंग में दिखाना है, एंड में दिखाना है, सेंटर में दिखाना है, ठीक है। इस तरीके से इनका यूज किया जाता है टेक्स्ट अलाइनमेंट का। तो इसको देख लेते हैं एग्जांपल। टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पर लेफ्ट, अगर लेफ्ट में दिखाना होगा तो लेफ्ट में पहुंचा देंगे, अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में पहुंचाने के लिए, और टेक्स्ट अलाइन राइट, राइट में पहुंचाने के लिए। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई स्प्रेड्स टेक्स्ट इवनली अक्रॉस द विड्थ, तो स्प्रेड कर देगा टेक्स्ट को इवनली अक्रॉस विड्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से होगा ये। वर्टिकल अलाइनमेंट भी इसी तरीके से होता है। वर्टिकल अलाइनमेंट इज टिपिकली यूज विद इनलाइन और टेबल सेल्स एलिमेंट, तो टेबल सेल्स और इनलाइन ज़्यादातर इनके साथ ही यूज़ किया जाता है। तो ये वर्टिकली जो होता है ना, वर्टिकली इस तरीके से कर देता है। इसके अंदर बेस लाइन इस तरीके का ऑप्शन होता है, बेस लाइन टॉप मिडल बॉटम, इस तरीके से वर्टिकल अलाइनमेंट हो गया हमारा, इस तरीके से वर्क करता है। अलाइन यूजिंग फ्लैग बॉक्स, तो फ्लैग बॉक्स के मैंने बताया था आपके बारे में समय पहले। तो ये ब्राउजर विंडो हो गई, तो समय पहले ये पेरेंट हो गया, पेरेंट के अंदर हमारे बहुत सारे चिल्ड्रन हो गए। तो इन चिल्ड्रन के ऊपर प्रॉपर्टी कब लगेंगी, इन चिल्ड्रन के ऊपर प्रॉपर्टी लगाने के लिए इनके पेरेंट को हमें क्या देना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैग्स देना पड़ेगा। अगर इनके पेरेंट को देना पड़ेगा, और वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी पेरेंट में ही लिखनी पड़ेंगी, तब जाके वो चिल्ड्रन पर वर्क करेंगी। फ्लैग्स सिंप्लीफाइज अलाइनमेंट बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। फ्लैग्स की मदद से ना हम ना जो अलाइनमेंट है ना, वो वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी दोनों कर सकते हैं। जस्टिफाई जो कंटेंट होता है ना, उसकी मदद से हॉरिजॉन्टल वे में हम कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इस तरीके से दिखाता हूँ मैं आपको। हॉरिजॉन्टल होता है हमारा ये इस तरीके से कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल वे में, कि हमें स्टार्ट में देना है कंटेंट, एंड में देना है, सेंटर में देना है, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं इनका यूज, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेस बिटवीन देना, स्पेस डिस्ट्रीब्यूट आइटम विद स्पेस बिटवीन देम, और स्पेस अराउंड के बारे में अभी कोर्स करूंगा ना, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। स्पेस अराउंड डिस्ट्रीब्यूट्स आइटम विद स्पेस अराउंड देम, अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा, वहीं जाके दिखाऊंगा मैं इसको। तो अलाइन आइटम वर्टिकली, अगर ना हमें वर्टिकली देना हो ना, तो कंटेनर में हमें क्या देना पड़ेगा, अलाइन आइटम देना पड़ेगा। जैसे कि यह कंटेनर हो गया, इसके अंदर समय पहले डिस्प्ले फ्लेक्स दिया जाता है। फिर जो विड्थ, जो हमारी हॉरिजॉन्टल वे में जो भी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होती है, वो जस्टिफाई कंटेंट में आती है, और अलाइन आइटम में जो भी हमें प्रॉपर्टी देनी होती है, वो वर्टिकली होती है। इस तरीके से वर्टिकली अलाइन आइटम्स वाली होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमें ना स्ट्रेच करना हो, कोई भी एलिमेंट हो गया ना, जो भी चाइल्ड होगा इसके, उनको स्ट्रेच करना हो तो इस तरीके से स्ट्रेच दिया जाता है। सेंटर में पहुंचाना हो तो सेंटर दिया जाता है। लाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट, अगर स्टार्टिंग में इस जगह इस तरीके से, स्टार्टिंग में यहाँ पर इस तरीके से, एंडिंग में इस तरीके से, सेंटर में देना हो तो इसी तरीके से इनका भी यूज़ किया जाता है यहाँ पर। तो अलाइन यूजिंग ग्रिड के मदद से भी हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो CSS ग्रिड अलाउ फॉर प्रेसाइज अलाइनमेंट फॉर आइटम्स, तो इनके अंदर की भी प्रॉपर्टी यही होती है, जैसे कि हमने उसके अंदर भी दिया था। ये सारी प्रॉपर्टी भी कंटेनर में दी जाती है, और वो सब इनके चिल्ड्रन पर लागू हो जाती हैं, चल जाती हैं। फिर तो समय पहले ना इनके पेरेंट पर ही देनी पड़ती है, इनके कंटेनर पर ही ये सब प्रॉपर्टीज दी जाती हैं। तो स्टार्ट अलाइन आइटम टू द लेफ्ट, सेंटर में पहुंचाने के लिए हॉरिजॉन्टली, एंड अलाइन आइटम, तो जस्टिफाई आइटम्स होता है हॉरिजॉन्टल में अलाइनमेंट करने के लिए, हॉरिजॉन्टल ये होता है, ठीक है, इनमें अलाइनमेंट करने के लिए। अगर स्टार्ट में देना हो तो स्टार्ट, इसका मतलब स्टार्ट हमारा जो होता है ना, स्टार्ट का मतलब ना अलाइन आइटम टू द लेफ्ट, ठीक है। सेंटर का मतलब सेंटर में पहुंचाने के लिए, और एंड का मतलब यहाँ पर एंड में पहुंचाने के लिए, स्टेच उनको खींचने के लिए, ठीक है। इस तरीके से वहां पर यूज किया जाता है इनका, ठीक है। वर्टिकली अलाइनमेंट विद ग्रिड आइटम्स, तो वर्टिकली में अगर वर्टिकल वे में हमें करना है तो वहां पर अलाइन आइटम्स का यूज किया जाता है। अलाइन आइटम्स में स्टार्ट दिया तो वो स्टार्टिंग में इस तरीके से रहेगी, अगर सेंटर में दिया तो इस तरीके से सेंटर में रहेगी, एंड में दिया तो इस तरीके से एंड में पहुंचेगी, और स्टेज कहेंगे तो स्टेच हो जाएगी। अभी दिखाऊंगा इन सब प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज को मैं, तो ये भी कंटेनर के अंदर ही दी जाती हैं, जैसे कि डिस्प्ले ग्रिड और प्लेस आइटम सेंटर, इस तरीके से हम दे देते हैं। तो इस तरीके से हो गई ये सब प्रॉपर्टीज भी। तो प्लेस आइटम से क्या होता है, सेंटर में पहुंच जाता है, जो भी हमने दिया होगा ना बॉक्स, वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाएगा, ठीक है। अलाइन यूजिंग मार्जिन, मार्जिन की मदद से भी हम कर सकते हैं। मार्जिन पर्टिकुलरली ऑटो कैन हेल्प अलाइन एलिमेंट इन स्पेसिफिक सिचुएशन, ठीक है। मार्जिन की मदद से भी कर सकते हैं, बस लिख के आ जाना आप। मार्जिन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था पार्ट 1 में, तो उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलाइन पर आ जाते हैं। अलाइनमेंट ये हो गई हमारी। तो सब में पहले जैसे कि हमारा ये लोरेम हो गया, लोरेम ये हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। तो इसके सब में पहले तो अनकमेंट करते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पर सब में पहले इसको, इनको भी कमेंट करता हूँ अभी। सब में पहले मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन अगर सेंटर में पहुंचाना हो उस टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं हम यहाँ पर इसे, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं अब यहाँ पर, इन सबको अनकमेंट करते हैं। और अगर हमें ना जस्टिफाई, तो ये जस्टिफाई विड्थ के अकॉर्डिंग ना सबको टेक्स्ट को ना जस्टिफाई कर देता है इवनली ना, जो स्पेस होता है ना वो दे देता है सब जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच में। जस्टिफाई यही करता है, ठीक है। इवनली ना सबके बीच में ना सेम स्पेस दे देता है, ठीक है, विड्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट का मतलब जहां पर है उसी जगह पर रहेगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और टेक्स्ट अलाइन राइट का मतलब राइट में चला जाएगा। देखो राइट में चला गया ना टेक्स्ट, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, तो इस तरीके से राइट में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। इस तरीके से वर्क करेगा ये, जो हमारी ये वाली प्रॉपर्टीज होती है। तो अलाइन की और भी प्रॉपर्टीज थी, वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। और फिर हम आ जाते हैं अब यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स पर। तो फ्लैग्स के बारे में देखते हैं। फ्लैग्स के बारे में अभी आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे कि फ्लैग्स के बारे में देखते हैं। सब में पहले ये डिव है, एक कंटेनर हो गया, ये एक कंटेनर हो गया। इसके अंदर ये 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। इनकी जो मैंने विड्थ और हाइट तो सेट कर रखी है, मैं अब इसको दिखाता हूँ। ये जो आपस में चिपके से आ रहे हैं, चारों के चारों बॉक्स चिपके से आ रहे हैं। अगर मैं इनके बीच में मार्जिन दे दूंगा तो इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हो गए, पर हम अभी मैं मार्जिन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सब में पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं सब में पहले तो ये इस तरीके के भी नहीं दिखेंगे, सब में पहले किस तरीके के दिखेंगे वो दिखाता हूँ। सब में पहले जैसे कि मैं डिस्प्ले फ्लैग्स को बंद करता हूँ, तो ये इस तरीके से ही आएंगे, एक के नीचे एक आएंगे। और जैसे ही मैं इनको डिस्प्ले फ्लैग्स देता हूँ ना, ये एक साथ हो जाते हैं इस तरीके से ना, हॉरिजॉन्टल वे में आ जाते हैं, जैसे इनको सबको डिस्प्ले फ्लैग्स दिया जाता है, ठीक है। सब में पहले तो ये हो गया। और फिर मैं जस्टिफाई कंटेंट करूंगा ना सेंटर, ये तो सेंटर में पहुंच जाएंगे, देखना ये सेंटर में पहुंच गए, ठीक है। तो जस्टिफाई सेंटर यही होता है, ठीक है। और यहाँ पर ना फ्लेक्स एंड करूंगा तो एंड में पहुंच जाएंगे, देखना भी है राइट साइड में पहुंच जाएंगे, तो एंड का मतलब राइट साइड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ना फ्लेक्स एंड की जगह ना एंड भी लिखेंगे ना, तब भी ये वर्क करेगा, ठीक है। और फ्लेक्स स्टार्ट करूंगा ना, अब देखना ये स्टार्ट में ही रहेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टार्ट में तो है ही। और यहाँ पर क्या करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो स्पेस अराउंड का मतलब क्या है ना, चारों तरफ इनको ना दोनों साइड से ना, लेफ्ट और राइट से इससे ना सेम स्पेस मिल जाएगा, देख सकते हो। सेम स्पेस अराउंड का मतलब दोनों साइड से सेम स्पेस मिल जाएगा, इधर से भी सेम मिल गया, इधर से भी। और ये बीच का इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि इधर इस वाले बॉक्स को भी इतना मिला हुआ है, इस वाले बॉक्स को भी, तो इसलिए ज्यादा लग रहा है बीच में। आपको समझ गए होंगे ना, ये जो मैं कह रहा हूँ इनके बीच में ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि ना दोनों साइड से ना बराबर स्पेस मिल गया। स्पेस अराउंड का मतलब ये है हमारा, अब ठीक है। यही हो गया स्पेस अराउंड। और इसके बाद एक और देखते हैं, स्पेस अराउंड के बाद ना स्पेस बिटवीन, और स्पेस और भी थे हमारे, स्पेस बिटवीन देख लेते हैं। यहाँ पर स्पेस बिटवीन का मतलब ये देख ले, 2 बॉक्स तो कोने में चिपके रहेंगे और बीच वाले बॉक्स जो होंगे ना उनके बीच में ना इस तरीके से ना बराबर स्पेस आ जाएगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये। और इसके बाद स्पेस अराउंड देख ले, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली देख सकते हैं, ये ना इवनली स्पेस दे देगा सबको। ये यहाँ पर बीच में हमने देखा था ना, उसके अंदर स्पेस अराउंड के अंदर बीच में ज्यादा स्पेस आ रहा था, तो इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर ना सबको बराबर स्पेस मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से वर्क करती हैं सारी की सारी प्रॉपर्टी, मैंने बताई दी किस तरीके से वर्क करें। अब हम जैसे कि अलाइन आइटम, जैसे कि मैंने सेंटर करा तो वर्टिकल वे में सेंटर में आ गई है, वर्टिकल वे में ही तो आई सेंटर में, वर्टिकल यही हमारी सीधी लाइन तो होती है, उसके सेंटर में आ गई। और वर्टिकली में हम अगर एंड में पहुंचाना चाह रहे हैं ना, तो इस तरीके से अलाइन आइटम्स हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, तो एंड में पहुंच गई इसी तरीके से। और फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब स्टार्टिंग में ही रहेगी, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और फ्लेक्स स्ट्रेच, तो स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ, स्ट्रेच क्यों नहीं वर्क करेगी, क्योंकि ना मैंने ये जो बॉक्स है ना इनकी जो हाइट है ना वो फिक्स कर रखी है 20 VH, तो इसलिए स्ट्रेच नहीं। तो स्ट्रेच का मतलब ये होता है कि ये नीचे की ओर खिसक जाता है, पूरे का पूरा स्ट्रेच कर लेता, पूरी की पूरी जो हाइट है पूरी की पूरी हाइट लेने की कोशिश करेगा, ये पूरी की पूरी हाइट लेने की, समझ गए ना, इस तरीके से वर्क करता है। तो आपको समझ में आ गए होंगे ये सब जो हमारी डिस्प्ले फ्लैग्स था। अब आ जाते हैं डिस्प्ले ग्रिड पर। ग्रिड में इतने सही तरीके से आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा ऊपर से ही बता दूंगा, क्योंकि ना
ये आपके सिलेबस में डिस्प्ले ग्रिड और डिस्प्ले फ्लेक्स सही तरीके से दे रखा है भी नहीं, तो थोड़ा ही दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने 2 बॉक्स दे रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन्हें डिस्प्ले ग्रिड करूंगा तो देख सकते हैं क्या हो गया, 2 रो में चेंज हो गई है। एक रो, ये 2 रो में, ये जो पूरा है ना, पूरा जो जितने भी ये व्यू पोर्ट है ना, ये 2 रो में चेंज हो गया। एक रो यहाँ से यहाँ तक, एक रो यहाँ से यहाँ तक, जो दोनों बॉक्स आ रहे हैं, और इनकी विड्थ और हाइट मैंने पहले से ही सेट कर रखी थी, इसलिए इस तरीके से हो रहे हैं। और अगर मैं इनको कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट टू, तो कितने कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ मैं, वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और 1 फ्रैक्शन यूनिट देना चाह रहा हूँ, इसको इतना ध्यान मत दीजिए, बस इतना देख लीजिए। यहाँ पर ना मैं ना 2 कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, इस तरीके से 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गए। बस मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहा हूँ, वैसे भी सिलेबस में नहीं है, तो वैसे भी ये सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत दे रखा, तो थोड़ा बहुत ही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आपको ग्रिड पूरा बताने लगा तो 1 घंटे से भी ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ग्रिड, ठीक है। इस तरीके से हो गया हमारा ग्रिड, इस तरीके से। जैसे कि ये जस्टिफाई आइटम, तो ये जो होता है ना जस्टिफाई आइटम्स, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वे के लिए होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सेंटर में पहुंच गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, जस्टिफाई आइटम सेंटर। और स्टार्ट में दूंगा तो स्टार्ट में जहाँ पर है वहीं पर रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से वहीं पर ही रहे। जस्टिफाई आइटम्स यहाँ पर एंड करूंगा तो देखना एंड में पहुंच जाएंगे, तो ये देख सकते हैं एंड में पहुंच गए, ठीक है, इस तरीके से हो गया। और एक और दिखा देता हूँ, यहाँ पर एंड की जगह मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ, दिखाता हूँ मैं, स्ट्रेच। तो स्ट्रेच करा, अभी कुछ नहीं होने का, क्योंकि मैंने इनकी विड्थ फिक्स कर रखी है। विड्थ को मैं कमेंट करता हूँ, ये देखो स्ट्रेच, ये पूरी की पूरी ना जो विड्थ है ना वो लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्ट्रेच का मतलब यही होता है, तो इस तरीके से आप स्ट्रेच भी दे सकते हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया। वो तो मैंने विड्थ ऊपर फिक्स कर रखी थी, इस वजह से हो रहा था। फिर अलाइन आइटम सेंटर में पहुंचाने के लिए सेंटर में, और स्टार्ट के लिए तो स्टार्ट में ही रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और एंड में पहुंचाने के लिए यहाँ पर वर्टिकल वे में, एंड में पहुंचाने के लिए एंड में पहुंच गए हम। वर्टिकल वे में पहुंचाना होता है ना, तो हमें यहाँ पर अलाइन आइटम्स का यूज किया जाता है। हॉरिजॉन्टल वे में अगर ग्रिड के अंदर पहुंचाना पड़ता है, तो हमें जस्टिफाई आइटम्स का यूज किया जाता है, और यहाँ पर अलाइन आइटम्स का यूज किया जाता है। वर्टिकल वे में, वर्टिकल वे के लिए अलाइन आइटम, हॉरिजॉन्टल के लिए जस्टिफाई आइटम्स ग्रिड में, ठीक है, ये याद रखना। और अगर हमें इसको भी हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेच करना है, तो यहाँ पर मैंने हाइट फिक्स कर रखी है, इस वजह से वर्क नहीं कर रहा है। इसको कमेंट करते हैं, देख सकते हैं स्ट्रेच हो गए। तो इस तरीके से वर्क करता है, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरीके से वर्क करती है प्रॉपर्टी, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जो जो मैंने बताया वो समझ लीजिए। और ये जो मैंने थ्योरी लिख रही की है ना, उसके अंदर से जो जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो एग्जाम में लिख के आ जाना, बहुत है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता ही दिया, वरना बहुत बड़ा टॉपिक है ग्रिड और हमारे फ्लेक्स, इनके लिए आपको ना 2 घंटे से ज्यादा चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है जो हमारा सीएसएस का ये है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा ये भी हो गया। और यहाँ पर सूडो क्लासेस देख लेते हैं। सूडो क्लासेस जो होती है ना, जो हमारा एक एलिमेंट होता है ना, पूरी स्टेट को चेंज करने के लिए यहाँ पर सूडो क्लासेस का जो यूज किया जाता है ना, ये प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं। इनके अंदर सब कुछ ना पहले से ही लिखा हुआ होता है, समझ गए। इनको बस हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, इनके अंदर जो भी कोड लिखा गया है ना वो पहले से ही लिखा है, बस इनको हमें लगाना होता है, डायरेक्टली यूज कर ली जाती है, ठीक है। इनका यूज स्टाइलिंग के लिए किया जाता है। जो हमारी सूडो क्लासेस होती हैं, ये पूरे एलिमेंट की स्टेट को चेंज करने के लिए किया जाता है। इनका यूज पूरे स्टेट की, जो एलिमेंट की स्टेट है उसको चेंज करने के लिए। अब फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सूडो क्लासेस आर प्री डिफाइंड क्लासेस। तो प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं दैट एनेबल यू टू अप्लाई सर्टेन स्टाइलिंग रूल्स स्पेसिफिक स्टेट ऑन अ एलिमेंट। तो यहाँ पर जो हमारी सूडो क्लासेस होते हैं वो प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं। इनका जो यूज किया जाता है एलिमेंट की जो कोई स्टेट होती है उसकी स्टाइलिंग करने के लिए, यहाँ पर इनका यूज किया जाता है। इनके अंदर पहले से ही सारा का सारा कोड लिखा हुआ होता है, ठीक है। दीज एलिमेंट्स अलाउ यू टू स्टाइल विजिटेड अनविजिटेड लिंक, ठीक है ना, विजिटेड और अनविजिटेड लिंक की स्टाइलिंग कर सकते हैं। और स्पेसिफिक हाउ लिंक्स आर रेंडर्ड इन रिस्पॉन्स टू यूजर एक्शन, इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। कॉमनली यूज सूडो क्लासेस इस तरीके से होती हैं। हाउएवर, जैसे कि हमारा कोई माउस हो गया, माउस का जो कर्सर होता है वो उस एलिमेंट पे लेके जाएंगे ना, तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका विड्थ बढ़ा सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। हाउएवर, हवर टारगेट एन एलिमेंट व्हेन यूजर हवर हवर इट, ठीक है ना, हवर करेगा ना जैसे उस चीज को, तो उसकी ना स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी दिखाऊंगा किस तरीके से। तो बटन को, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में बटन दे रखा है, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा और कलर व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। और फोकस दिखाने के लिए, फोकस जैसे कि इनपुट जो हमारी फील्ड होती है उसका फोकस बढ़ाने के लिए यहाँ पर फोकस जो हमारी सूडो क्लासेस होते हैं उनका यूज किया जाता है। स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन इट्स इज फोकस, एग्जांपल एन इनपुट फील्ड, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड, टारगेट द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट। तो पेरेंट के फर्स्ट चाइल्ड को यहाँ पर टारगेट करने के लिए, जो पेरेंट है उसका फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट करने के लिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता है फर्स्ट चाइल्ड का, ठीक है। एक्टिव क्लास जो होती है वो होती है हमारी एक्टिव, ठीक है। एक्टिव दिखाऊंगा मैं, स्टाइल एंड एलिमेंट व्हेन इट इज बीइंग क्लिक्ड। तो दिखाऊंगा मैं इसको किस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे कि हमने राइट क्लिक करा ना, तब ये
शुरू हो जाएगी, ये वाली जो क्लास होगी ना तब वर्क करेगी। जैसे हमने किसी एलिमेंट पर राइट क्लिक करा ना, तो उसका अभी मैं दिखाऊंगा उसका, जैसे कि यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा रेड में, ठीक है। लास्ट चाइल्ड टारगेट द लास्ट चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट। तो पेरेंट के लास्ट चाइल्ड जो होता है ना, उसको यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है अनएड चाइल्ड। तो पेरेंट के ना अनएड चाइल्ड, कोई से भी चाइल्ड को यहाँ पर उसका नंबर डाल देंगे, उसको यहाँ पर टारगेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सूडो क्लासेस इस तरीके से होती है, लिंक स्टाइल एंड अनविजिटेड लिंक जो होता है अनविजिटेड और विजिटेड, विजिट कर लिया तो उसका उस तरीके के लिंक को यहाँ पर किस तरीके का दिखाना हमें। और चेक टारगेट द चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन दैट आर चेक। जब ना जो हमारे चेक बॉक्सेस होते हैं वो रेडियो बटन होते हैं, अगर वो चेक हो गए तो उनको किस तरीके का दिखना चाहिए, वो सब स्टाइलिंग इस तरीके से की जाती है। अब देख लेते हैं सूडो एलिमेंट क्या होते हैं। सूडो एलिमेंट जो होते हैं ना, उनका यूज हमारा किस तरीके से किया जाता है। सूडो जो हमारी क्लासेस होती है ना, उनका जो हमारा यूज किया जाता है ना, वो तो हमारे पूरा जो एलिमेंट होता है उसके स्टेट को चेंज करने के लिए किया जाता है। जबकि जो सूडो क्लास एलिमेंट होते हैं ना, उनका जो यूज होता है ना, उनका ना यूज जो हमारा एलिमेंट होगा उसके स्पेसिफिक पार्ट को ना चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सूडो क्लासेस इन सीएसएस अलाउ यू टू स्टाइल स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल करने के लिए इनका यूज किया जाता है सूडो एलिमेंट का। इनको इस तरीके से लिखते हैं, और उनको देखा होगा आपने किस तरीके से लिखते हैं, उनको इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी दिखाऊंगा अभी मैं कोड करके। अनलाइक सूडो क्लासेस विच टारगेट द स्टेट और स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, तो वो ना हमारा जो एलिमेंट होता है उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है, और स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए यहाँ पर सूडो क्लासेस का यूज किया जाता है। जबकि जो सीएसएस एलिमेंट होता है उनका स्पेसिफिक पार्ट को, एलिमेंट का जो स्पेसिफिक पार्ट है उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर सूडो एलिमेंट का यूज किया जाता है। सूडो एलिमेंट लेट यू टारगेट एंड स्टाइल पार्ट ऑफ द एलिमेंट इटसेल्फ सच द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर और कंटेंट बिफोर आफ्टर एलिमेंट। ये सब उन्हीं के बारे में लिखा है, तो पढ़ लेना इसको, ठीक है। कॉमन सूडो एलिमेंट देख लेते हैं। जैसे कि बिफोर हमें कोई भी जो इसके, जैसे कि ये पैराग्राफ हो गया, इसके पहले हमें कोई भी कंटेंट डालना है ना, तो वहाँ पर बिफोर का यूज किया जाता है। और कंटेंट में जो भी हमें कंटेंट लिखना है वो लिख देंगे, और उसका कलर क्या रखना है, उसका फॉन्ट वेट क्या रखना है, वो सब हम इसको अंदर दे देते हैं, ठीक है। इंसर्ट कंटेंट बिफोर एन एलिमेंट एक्चुअल कंटेंट ऑफन यूज्ड विद द कंटेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। आफ्टर का यूज, अगर हमें इसके बाद कोई कंटेंट डालना है, जैसे कि इस पैराग्राफ के बाद कोई कंटेंट डालना है, तो कंटेंट की मदद से वो डाल देंगे। कलर क्या रखना है, फॉन्ट स्टाइल क्या रखना है। इंसर्ट कंटेंट आफ्टर एन एलिमेंट एक्चुअल कंटेंट, ठीक है। फर्स्ट लेटर किस तरीके का दिखना चाहिए, स्टाइल द फर्स्ट लेटर ऑफ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो फर्स्ट लेटर पैराग्राफ का किस तरीके का दिखना चाहिए, फर्स्ट लेटर इस तरीके से, फर्स्ट लेटर का साइज क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट वेट क्या होना चाहिए। तो उसका जो फर्स्ट लेटर ये, इसको टारगेट करने के लिए इस तरीके से सूडो एलिमेंट का यूज किया जाता है। सूडो एलिमेंट के बीच में और सूडो क्लास के बीच में कोई डिफरेंस देख लेते हैं। तो टारगेट एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर स्टेट और कॉन्टेक्स्ट, टारगेट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और एड्स कंटेंट, ठीक है। सिंगल इन कॉलन से इसको यूज करते हैं, इनको डबल कॉलन से एग्जांपल बिफोर इसका हवर दे दिया। और पर्पस अप्लाइड स्टाइल बेस्ड ऑन द कंडीशन लाइक यूजर इंटरेक्शन और स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टाइल स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ एलिमेंट और जनरेट कंटेंट, और एग्जांपल इसके हवर, फोकस एंड चाइल्ड चेक, इस तरीके से इनके। तो यही सब हमारे डिफरेंस हो गए, तो इनको देख लेते हैं जाके, फिर एक नेविगेशन बार देखेंगे, और फिर इसके बाद ये हमारा खत्म, सेकंड यूनिट है, फिर वो हमारी खत्म। तो देख लेते हैं, सब पहले सूडो क्लासेस देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक एक करके देखते हैं सब कुछ। समय पहले जैसे कि हमारा एंकर टैग है, हमारा एंकर टैग इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है, एंकर टैग है। तो सब में पहले हमारी कौन सी थी, हवर थी। अगर हवर करूंगा तो इसका कलर हवर करने पे, ठीक है, इसका हवर करने पे इसका कलर रेड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे ही मैं कर्सर यहाँ लेके जाऊंगा, देख रहे हो इसका कलर रेड हो रहा है ना, तो इस तरीके से हवर का यूज किया जाता है। तो यही हमारी हवर हो गई, इस तरीके से इनका यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो इनपुट का अगर फोकस बढ़ाना हो तो यहाँ पर फोकस का यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ना, ये हमारा इनपुट फील्ड है, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जैसे कि मैंने इनपुट फील्ड ले रखा है, तो इसका फोकस बढ़ाने के लिए अभी मैं दिखाता हूँ। समय पहले इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं कर रखा, और यहाँ पर नहीं कुछ आ रहा, इतना बड़ी कुछ नहीं कुछ आ रहा, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ फोकस को, तो क्या करूँगा मैं, समय पहले तो इनको अनकमेंट करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर मैं ये कर दिया। तो जैसे ही देखना मैं टैप करूंगा ना, देखो इसका बॉर्डर भी चेंज हो गया और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से इनपुट फोकस का यूज किया जाता है, ठीक है। यही था इनपुट फोकस, इसको भी कमेंट करते हैं अभी। अब देख लेते हैं एक्टिव। तो एक्टिव क्लास क्या होती है, एक्टिव क्लास अब मैं दिखाता हूँ आपको। पहले इसको अनकमेंट करता हूँ, एक्टिव क्लास में दिखाऊंगा। देख लो कुछ अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा। जब इसको ना आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है, राइट क्लिक करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो राइट क्लिक करा ना, इसका कलर चेंज हुआ ना, इसी तरीके से ये होता है, ठीक है। एक्टिव यही होता है, इसको भी कमेंट करते हैं अब हम यहाँ पर, ठीक है। अब और आते हैं हम यहाँ पर पी अगर फर्स्ट चाइल्ड है, पी अगर हमारा फर्स्ट चाइल्ड है, तो पी पेरेंट का, अगर वो पी जितने भी पेरेंट के फर्स्ट चाइल्ड पी हैं,
उनका जो कलर है ना ब्राउन हो जाएगा और उनका बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा। ठीक है, इनको देखते हैं अब यहाँ पर। ठीक है, ये कर दिया मैंने अनकमेंट। अब दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने अभी तो इनको ना कमेंट कर रखा था। देखो पी हमारा पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड था, इस वजह से ये लग गया। और ये वाला पी भी तो हमारा पेरेंट का, इस वाले पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड है। ये डिव जो हो गया, ये वाला डिव हो गया, ये इसका पेरेंट हो गया, ये भी इसका पेरेंट, ये भी पेरेंट हो गया इस वाले पी का। ठीक है, इस वाले पी का ये भी पेरेंट हो गया, ये वाला कंटेनर भी इस वाले पी का पेरेंट हो गया। तो इनके ऊपर, दोनों के ऊपर लग गया। अगर पी पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड है, जो पी पेरेंट के फर्स्ट चाइल्ड है ना, उनके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो यही होता है हमारा। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब इसको भी कमेंट करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट चाइल्ड पर। ठीक है, लास्ट चाइल्ड पर आ जाते हैं। अब मैं आपको लास्ट चाइल्ड वाला दिखाता हूँ, लास्ट चाइल्ड वाला दिखाता हूँ। लास्ट चाइल्ड वाला देखते हैं। देखो ये जितने भी पेरेंट के लास्ट चाइल्ड है ना, पेरेंट के लास्ट चाइल्ड, तो उनके ऊपर भी लग चुका है। आप ये देख सकते हो, पेरेंट के लास्ट चाइल्ड है। देखो ये लास्ट चाइल्ड है, इनके ऊपर भी लग चुका है, ये देख सकते हो, लग चुका है ना दोनों के ऊपर। पेरेंट के लास्ट चाइल्ड है। अब ये हो गया हमारा। अब इसको भी कमेंट करते हैं। जो पेरेंट के लास्ट चाइल्ड होंगे पी, उनके ऊपर लग जाएगा। और एनएच चाइल्ड, जो पेरेंट के सेकंड चाइल्ड होंगे ना, क्योंकि हमने 2 दे रखा है, पी एनएच चाइल्ड 2, इस तरीके से पी, जो भी पी अपने पेरेंट के सेकंड चाइल्ड होंगे उनके ऊपर ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हो सेकंड चाइल्ड पे लग गई। ये वाले कंटेनर का ये वाला सेकंड चाइल्ड था, इसके ऊपर लग गई। ठीक है, और इस वाले पे भी लग गई, क्योंकि ये भी पेरेंट का, अपने पेरेंट का सेकंड चाइल्ड पी था, तो इसके ऊपर भी लग गई। इस तरीके से होता है। और अब हम दिखाते हैं लिंक की, एंकर टैग के लिंक की प्रॉपर्टीज। तो ये लिंक किस तरीके से वर्क करता है। जो अनविजिटेड लिंक होंगे ना, अनविजिटेड, जिनके ऊपर मैंने विजिट नहीं करा, उनका कलर ये होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और जो विजिटेड लिंक होंगे उनका कलर ये हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ, जो विजिटेड होंगे ना, अभी तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि विजिट नहीं करा। अब देखना, अब मैंने इसके ऊपर विजिट कर लिया। अब इसका कलर अभी यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये देख सकते हो ब्राउजर में इसका कलर चेंज हो चुका है। तो वहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई होगी, वर्क नहीं कर रहा था। देख सकते हो इसका कलर चेंज हो चुका है। जो विजिटेड लिंक होंगे ना, उनका कलर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई होगी, इस वजह से वर्क नहीं कर रहा था, पर वहाँ पर दिखा दिया मैंने ब्राउजर में। और अब हम आ जाते हैं सूडो एलिमेंट पे। सूडो एलिमेंट क्या होते हैं, सूडो एलिमेंट क्या होते हैं, पहले सब इन सबको कमेंट करता हूँ, फिर आपको सूडो एलिमेंट समझाता हूँ मैं सूडो एलिमेंट क्या होते हैं। सूडो एलिमेंट, जैसे कि वाला पैराग्राफ है, इसको पहले अनकमेंट करते हैं हम। यहाँ पर जैसे पी है, इसकी स्टार्टिंग में मुझे कोई कंटेंट डालना है। ठीक है, लोरेम के आगे कोई कंटेंट डालना है, तो सब में पहले क्या करना पड़ेगा, पी के आफ्टर, सब में पहले तो बाद में डाल के दिखाता हूँ। तो सब में पहले आपको कंटेंट में डालना पड़ेगा वो जो भी चीज़ आपको बाद में डालनी। तो देख सकते हो हेलो बाद में आ गया ना, यहाँ पर देख सकते हो ये रहा, जो हेलो है बाद में आ गया। इस तरीके से आपको कंटेंट के बाद में डालना हो तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। और कंटेंट आफ्टर और बिफोर डालना हो, ठीक है, बिफोर डालना हो, पहले डालना हो ना जो भी आपका कंटेंट है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं हेलो शुरुआत में आ गया। और वो सब चीज़ें कहाँ डाली जाती है, कंटेंट में डाली जाती हैं। बिफोर अगर पहले डालना है तो समय पहले सूडो एलिमेंट बिफोर चूज करना पड़ेगा, और उसके बाद ये सब डाल दिया जाएगा। इसी तरीके से सूडो एलिमेंट आफ्टर चूज करना पड़ेगा अगर आफ्टर में डालना है। तो इस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट लेटर को चूज करने के लिए पी का जो फर्स्ट लेटर अगर उसको चूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस तरीके से फर्स्ट लेटर डालना पड़ेगा। सूडो एलिमेंट हुआ फर्स्ट लेटर भी है, और इसको यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका फॉन्ट साइज हमने 34 पिक्सल कर दिया। तो देख सकते हो फर्स्ट लेटर हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस तरीके से इनका सबका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन सब का इस तरीके से यूज़ किया जाता है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इनका। सूडो एलिमेंट यही होगा और सूडो क्लासेस भी यही होगी। सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। सूडो एलिमेंट क्या होते हैं, डबल सेमीकोलन से सूडो एलिमेंट लिखे जाते हैं, सिंगल सेमीकोलन से सूडो क्लासेस लिखी जाती हैं। पहले से ही डिफाइंड क्लासेस होती हैं, एक्टिव जैसे कि पर्चल, इनका नाम भी यही लिखना है, कभी कुछ और लिख दो, ये पहले से ही डिफाइंड होती है, इनके सेम नेम ही डालेंगे, कभी कुछ और डाल दो आप। ठीक है, यही नेम डालेंगे इनके। ठीक है, ये हमारे सूडो एलिमेंट हो गए। अब नेविगेशन बार, नेविगेशन बार का यूज़ किया जाता है। आपने नेविगेशन बार सब वेबसाइट में देखा होगा, सब में पहले हेडर दिखता है, उसके अंदर आपको होम, इस तरीके से आपको आपका लोगो इस तरीके से दिखता है ना। इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, सब में पहले तो आपकी जो वेबसाइट होती है ना, उनके इंपॉर्टेंट जो पेजेस होते हैं उनको आपस में लिंक करने के लिए सब में पहले इनका यूज़ किया जाता है। आपके जो ये हो गए आपके लोगो होगा उनको डिफाइन करने के लिए, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हेडर्स में डाल दी जाती है, नेविगेशन बार में डाल दी जाती है। इन CSS नेविगेशन बार इज यूज्ड टू इंटरफेस टू प्रोवाइड नेविगेशन लिंक्स और मेन्यू टू वेरियस सिलेक्टर और पेज यूजर इन वेबसाइट डिजाइन, जो कि मैंने बता दिया। यहाँ पर लिंक डालने के लिंक जो होते हैं ना वो इसके अंदर डलते हैं, और आपके ना जो पेजेस होते हैं ना, अलग जो वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस होते हैं उनका लिंक इनके अंदर डल जाता है। यूजर कैन इजिली नेविगेट अ वेबसाइट, और जो यूजर होता है ना इजिली नेविगेट कर सकता है वेबसाइट से। ठीक है, कंटेंट यूजिंग इट इज अ विजुअल गाइड विद द हेल्प ऑफ नेविगेशन बार वी कैन इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन एंड स्टाइलिंग ऑफ अ वेब पेज। तो नेविगेशन बार की मदद से जो हमें ना जो हमारी वेबसाइट है उसका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है ना वो इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड इट इज आल्सो इंक्लूड द डिजाइन, कलर, फॉन्ट एंड स्पेसिफिक स्पेसिंग डिस्क्राइब्ड यूजिंग CSS। ठीक है, और
A CSS navigation bar is developed and styled using CSS properties and rules to produce a particular appearance and functionality। तो CSS navigation bar किसके थ्रू बनाया जाता है, हमारे CSS की जो प्रॉपर्टीज रूल्स होते हैं ना उनके थ्रू ये जो है बनाया जाता है, ठीक है ना। इसको बढ़िया तरीके से ही बनाया जाता है क्योंकि सब में ऊपर ही दिखता है, तो इसके अंदर सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वाली जो सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर ही डलती हैं। जैसे कि हमारे अलग वेबसाइट के लिंक्स हो गए, हमारा वेबसाइट का लोगो हो गया और अदर जो लिंक्स हो गए और अलग पेजेस के लिंक्स हो गए, तो ये सब इसके अंदर डलते हैं। तो यही होता है हमारा नेविगेशन बार। तो एक नेविगेशन बार देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो नेविगेशन बार पर आ जाते हैं हम। नेविगेशन बार देखते हैं, हमारा नेविगेशन बार ये रहा। तो नेविगेशन बार को दिखाता हूँ मैं। तो ये रहा हमारा नेविगेशन बार। तो इसको किस तरीके से मैंने बनाया, इस तरीके से नेविगेशन बार बनाया। तो सब में पहले इसकी HTML देखते हैं। सब में पहले मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर ये div टैग लिया, ठीक है, ये div टैग लिया, ये div टैग एंड हो गया। इसका क्लास ले ली हमने नैप बार। फिर एक और div टैग लिया, ठीक है, div टैग लिया, ठीक है, और इसको यहाँ पर एंड कर दिया। और इसके अंदर मैंने माई वेबसाइट अपना लोगो डाल भी सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप। और फिर एक अनऑर्डर लिस्ट ली और इसके अंदर ना 4 लिस्ट आइटम लिए और उनके अंदर ना ऐसी href करके हैशटैग होम, हैशटैग अबाउट, हैशटैग सर्विसेज ये लगा दिया, ठीक है, और होम अबाउट ये सब लिख दिया, ठीक है, इनके अंदर एंकर टैग लगा के, क्योंकि इनके अंदर लिंक ही तो डलते हैं। अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से और वर्क कर रहा है। फिर और चीज़ें समझाता हूँ। सब में पहले डिफॉल्ट जो ब्राउजर ना मार्जिन पैडिंग दे देता है और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ना अगर हम पैडिंग और मार्जिन देते हैं ना, कोई सा पहले से ही एलिमेंट है तो उसकी ना उसका साइज बढ़ने लगता है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का यूज़ किया जाता है। तो बॉडी के अंदर हमने फॉन्ट फैमिली दे दी, कौन सी फॉन्ट फैमिली हमने यूज़ करनी है। और डॉट नैप बार, जो हमारा नैप बार था ना उसके अंदर हमने डिस्प्ले फ्लैग दे दिया। तो नैप बार हमने कौन सी क्लास कहाँ यूज़ कर रखी थी, नैप बार ये वाली क्लास थी ना, तो दोनों को हमने डिस्प्ले फ्लैग्स की मदद से ना दोनों ये एक सीध में आ जाएंगे, ठीक है, एक साइड में आ जाएंगे डिस्प्ले, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट मैंने बिटवीन दे दिया, फिर अलाइन आइटम सेंटर दे दिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने ये दे दिया, पैडिंग दे दी, पैडिंग जो है नहीं, पैडिंग जो टॉप और पैडिंग हमने कहा क्या दे दी, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल दे दी और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल दे दी, ठीक है, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल दे दी। कलर हमने दे दिया, जो कलर होगा टेक्स्ट का वो वाइट दे दिया, ठीक है। नैप बार डॉट लोगो, नैप बार के अंदर जो लोगो है उसका अब हमें चूज करना है। नैप बार के अंदर ये जो लोगो है, ये जो माई वेबसाइट लिख रहा है, अब इसको चूज करना। नैप बार के अंदर लोगो इनका इस तरीके से होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। नैप बार के अंदर जो लोगो है उसका जो फॉन्ट साइज दे दिया हमने 1.5 EM दे दिया, तो इसका फॉन्ट साइज दे दिया 1.5 EM। तो ये मत पूछना किस लिए दिया, बस दे दिया, आपकी मर्जी हो, जितना चाहे आप उतना दे दो ना। फॉन्ट वेट हमने कर दिया बोल्ड, इनके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया था। नैप बार के अंदर जो यूएल है उसका टेक्स्ट स्टाइल नन कर दिया, टेक्स्ट स्टाइल टाइप जो है नन कर दिया, क्योंकि डॉट डॉट आते हैं ना उनको रोकने के लिए। फिर इसके अंदर भी हमें डिस्प्ले फ्लैग देना होगा क्योंकि ये भी तो सीधे आ रहे होंगे ना इस तरीके से, और उनको सीधाई में लाने के लिए यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग दे दिया। और फिर जो नैप बार के अंदर यूएल के अंदर जो LI है, अब इनको चूज कर देंगे। इनके बीच में जो मार्जिन दे दी, टॉप और बॉटम से 0 दे दी और लेफ्ट और राइट से 15 पिक्सल दे दी। और फिर नैप बार के अंदर यूएल के अंदर जो LI के अंदर जो हमने एंकर टैग ले रखा है उसका टैग डेकोरेशन नन कर दे, क्योंकि एंकर जो टैग होता है उसके अंदर भी तो जो नीचे लाइन आती है ना उसको रोकने के लिए, ठीक है। और कलर इसका क्या कर दिया, इसका भी व्हाइट कर दिया। और नैप बार के अंदर यूएल के अंदर LI के अंदर जब हवर करेंगे तो उसका जो कलर हो जाए वो ये हो जाए, इसलिए हवर करने पर ये हो रहा। तो इस तरीके से इसकी स्टाइलिंग की गई है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने एक नेविगेशन बार भी बना लिया। तो इस तरीके से हमारा नेविगेशन बार बनता है। तो इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन डाली जाती है वेबसाइट के बारे में, जो हमारे अलग पेजेस होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन डलती है, उनके लिंक्स डलते हैं इसके अंदर, ठीक है। यही हो गया हमारा। फिर हमारी CSS प्रॉपर्टीज यूज फॉर क्रिएटिंग अ बेसिक पेज लेआउट। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारी जो बेसिक पेज होता है उसको बनाने के लिए यूज की जाती हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में लिख सकते हैं। डिस्प्ले के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। मार्जिन के बारे में लिख देना, पैडिंग के बारे में लिख देना, विड्थ एंड हाइट के बारे में लिख देना, बॉक्स साइजिंग के बारे में लिख देना, पोजीशन के बारे में लिख देना, ओवरफ्लो के बारे में लिख देना, फ्लोट एंड क्लियर के बारे में लिख देना, सबके बारे में इनके बारे में लिख देना, और टेक्स्ट के बारे में, और जितनी भी अब तक आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई है, पोजीशन और यहाँ पर पोजीशन प्रॉपर्टी बताई है, कलर बताए हैं ये सब, और हमारे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज बताई हैं मैंने, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी बताई है, और बहुत सारी चीजें और बताई, इनलाइन ब्लॉक इस तरीके की, और ID क्लासेस ये सब बताई। सारी प्रॉपर्टीज लिख देना, वो सब भी तो यूज होती हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। बस यही होती है हमारी, इनके बारे में पढ़ लेना, तो यही यूज की जाती हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।